गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमने स्टार्ट किया था कल के लेक्चर में रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात का। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हमें किस पर काम करना है? एक तो देखो, आज पढ़ेंगे हम प्रपोर्शन के बारे में कि प्रपोर्शन क्या होता है, कैसे, एक एक करके चलो बातें सारी की सारी डिस्कस करेंगे वैसे भी। और दूसरा पार्ट ये है कि जो 3 लोगों के रेशियो थे वो एग्जाम में 90% केसेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। पूरी की पूरी मैथ्स, जैसे सीजीएल मेंस देखते हैं आप, तो उसमें 8 से 10 जगह आपको इस टाइप के रेशियो क्रिएट करने पड़ते हैं। रीजन क्या, अर्थमेटिक में वो खुद आएंगे। रेशियो प्रोपोर्शन खुद अपना एक पार्ट है। इसके अलावा भी एडवांस मैथ के अंदर बहुत जगह सिमिलरिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, अदर क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर रेशियो की नीड पड़ती है। तो आपको वहां पर स्पीड मेंटेन करनी होती है। कुछ टाइप के कंफ्यूजन भी होते हैं, उनको भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज का अपना उद्देश्य क्या है? प्रपोर्शन को पढ़ना अच्छे से, कि किसी भी टाइप का दिमाग में स्ट्रेस ना रहे, हर एक बात आपको पता रहे, बर्डन फ्री लेकर होकर के आप कैसे चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रपोर्शन कहां से आया, वो सारी की सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा। प्लस पिछला जो सेशन मैंने आपको करवाया था उसी के कुछ और सवाल करने हैं। रीजन क्या था, आपने ऑब्जर्व किया कि पिछले वाले केस में मैंने सीधे सीधे ही आपको क्वेश्चन करवाए थे, A रेशियो B, B रेशियो C, A रेशियो B, B रेशियो C, ये पैटर्न अपना चल रहा था। लेकिन बहुत बार ऐसा भी तो होता ना, A रेशियो C फिर B रेशियो C, इस फॉर्मेट में भी दे रखा होता है। तो मैंने आपको कहा था कि आपको A रेशियो B रेशियो C सीधे सीधे बनाना आना चाहिए, जिससे आप उस स्टूडेंट से लीड कर जाएंगे कम से कम 20 सेकंड की। जो पहले तो स्क्रीन पर देखेगा, उनको फिर रफ पेपर पर उतारेगा, फिर वहां से उनको सोल्व करेगा। अगर वो एडजस्ट करके नहीं दे रखे हैं तो उनको एडजस्ट करेगा। तो वो जो कंप्लीट 20 सेकंड का टाइम है, और ये मान के चलो 8 से 10 सवालों के अंदर आपका यहां टाइम बच सकता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आज उन चीजों को एक्सप्लेन करने की। नोट्स और PDF के लिए आप वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम रिलेटेड किसी भी टाइप के डाउट्स आते हैं तो वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है टेलीग्राम पर, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए भैया, सेशन सेकंड का अपना कारवां स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रपोर्शन या फिर समानुपात, इसमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट प्रपोर्शन, प्रथम अनुपात, प्रथम समानुपात कह दो या फिर प्रथमानुपाती कह सकते हो। क्लियर है? प्रथम प्लस अनुपात, तो यहां से रिलेट होकर के बात बनी है। दीर्घ स्वर संधि A प्लस A मिलकर के आ। फिर मिड प्रपोर्शन, फिर थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रपोर्शन होते हैं वो तीनों के तीनों एक ही टाइप के होते हैं। फोर्थ प्रपोर्शन जो होता है वो असल में देखा जाए तो कंपैरिजन होता है। अब देखो, इन सवालों को सोल्व करने के आपके पास से 2 तरीके हैं, बाई फॉर्मूला और बाई कॉन्सेप्ट। फॉर्मूले में कोई इश्यू नहीं है कि कई बार एग्जामिनर ने फॉर्मूले भी पूछे हैं कि ABC का आपसे पूछ ले कि फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, A और B का मिड प्रपोर्शन क्या होगा, A और B का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, A और B का फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा। इसका मतलब फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब रीजन क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस फॉर्मेट में कि क्या लिखूं, A² लिखूं या B² लिखूं। सारा का सारा स्ट्रेस दूर कर लेंगे, फॉर्मूले डिजाइन करने में आपको सिखा दूंगा। दूसरा बाय कॉन्सेप्ट, कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, इसका मतलब आपका लाइफ टाइम के लिए तनाव दूर हो गया है। अब आपको किसी भी टाइप का स्ट्रेस नहीं लेना है, काम आपका आसानी से हो जाएगा। प्रपोर्शन के क्या सवाल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। पिछले 2 साल के आप सीजीएल मेंस के सवाल उठा करके देख लो, प्रपोर्शन के भी आपको सवाल मिल जाएंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है प्रपोर्शन का, कहां से आया? तो हो सकता है आपने अपने जीवन में किसी भी बुक से पढ़ा या कहीं से भी पढ़ा होगा, आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं जाना होगा कि कहां से आया, क्योंकि किसी भी राइटर ने इस बात को अपनी बुक में मेंशन नहीं कर रखी है। और बुक में ही नहीं मेंशन है तो फिर इसका मतलब अदर प्लेटफॉर्म पर मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी से निकल के आता है। कैसे निकल के आता है, एक एक करके मैं बात को एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। तो देखना जरा, जो हमारा प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। एक एक करके हर बात को ध्यान से समझते हुए चलना, आपके दिमाग का हर एक स्ट्रेस दूर हो जाएगा। 2 काम मैं आपको यहां सिखाऊंगा।
फॉर्मूले डिजाइन कैसे करने हैं, रीजन क्या है, जैसे रेलवे एग्जाम हो गया, एमपीएसआई हो गया, पटवारी की एग्जाम, ग्राम सेवक की, पुलिस कांस्टेबल की, इन एग्जाम्स में क्या होता है, बहुत बार फॉर्मूले ही पूछ लेता है। क्लियर है? तो इसका मतलब फॉर्मूले अगर आपको या तो याद कर लो या आपको बनाने आते हो, तो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां से देखना भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो एक श्रेणी मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया 5, फिर मैंने लिया 15, फिर मैंने ले लिया 45, फिर मैंने ले लिया 135। क्लियर है? और यहां से एक टर्म और लिख लेते हैं, 405 लिखा जा सकता है। ये आपकी क्या बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, आप यहां से यहां गए, आपने 3 का गुणा किया, फिर आप यहां से यहां गए, 3 का गुणा किया, यहां से यहां चले गए, 3 का गुणा किया, यहां से यहां चले गए, फिर से आपने 3 का गुणा कर दिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गए। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करते हैं, देखना जरा, यहां पर इसका और इसका अनुपात क्या मेंटेन है भाई, 5 और 15 का 1:3 लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं कि 15 और 45 का जो रेशियो है वो क्या मेंटेन है, अगेन वो 1:3। क्लियर? आगे आप कहीं भी जाते जाओ, किन्हीं भी दो लगातार टर्म होनी चाहिए। अगर आपको स्टार्टिंग के अंदर ही रेशियो मिल गया 1:3, तो ये हमेशा ही मेंटेन रहेगा सक्सेसिव टर्म्स के साथ। क्लियर है? अब देखना प्रोपोर्शन को उठाता कैसे है वो, असल में ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही पार्ट है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं तब भी इसको पढ़ा जाता है, और रेशियो प्रोपोर्शन में अगर रिलेट करना चाहे तो रिलेट होता भी है। बात को ऑब्जर्व करना, जैसे सवाल कैसे क्रिएट करता है, आपको ये कह देगा कि 5 और 15 का क्या निकालो आप, 5 और 15 का आप थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने थर्ड प्रोपोर्शन, 2 बातें इसने दे रखी हैं, तीसरी बात इसने गायब कर रखी है। तो आप क्या कह सकते हो, एक तो 5 लिखा आपने, दूसरी टर्म कितनी आ गई 15, और तीसरी टर्म आपने मान ली x, या फिर यूं कह ले थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर है? अब ये किस में आ चुका है, जीपी में। असल में था क्या ओरिजिनली उसने एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी ली, फिर उसके अंदर क्या किया, 2 लगातार पद उसने खुद के पास रख दिए, तीसरा जो पद था उसको गायब कर दिया, और आपसे पूछने के लिए उसने एक टर्म काम में ले ली कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो आपको पता है अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन, यहां से यहां गए तो आपने 3 का गुणा किया, तो यहां से यहां जाओगे तो भी 3 का गुणा करोगे, तो सीधे सीधे आप कह सकते हो x इक्वल्स टू क्या होगा, 45 लिखा जा सकता है। पहले तो मैं आपको ये चीजें कॉमन सेंस में ले जाकर के डाल देता हूं कि ये इस हिसाब से होती है, फॉर्मूले भी हम लोग डिजाइन कर देंगे। क्लियर? तो थर्ड प्रोपोर्शन का लॉजिक समझ में आ गया होगा। असल में क्या था, पहले 2 पद आपको दे दिए, तीसरे को गायब कर दिया, तीनों को एक साथ रखोगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट था, वहां से उठा करके वो ये बात प्रोपोर्शन में ले आया है। अगर आपको ये पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट है तो मेरे ख्याल से सीधे सीधे लिख सकते हो। अगर मान लो उसे यहीं पर एक सवाल और क्रिएट करना होता, उसने क्या कर दिया, मान लो कि आपके सामने 15 और 45 रख लिया, कि 15 और जो 45 है, और आपसे पूछ लिया कि इनका जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, प्रथम अनुपाती है, वो क्या होगा। जैसा कि आपको शब्दों से ही लग रहा है कि पहले वाला फर्स्ट प्रोपोर्शन, मतलब ये जो पद दे रखे हैं इनमें पहले वाला पार्ट गायब है, तो आप क्या कर दो, यहां से फर्स्ट प्रोपोर्शन लिख लो, लिख लिया। आगे क्या है 15 और यहां क्या है 45, यहां थर्ड बोला तो इसका मतलब तीसरा पार्ट गायब है, यहां उसने फर्स्ट बोला, इसका मतलब ये जो 2 पद दे रखे हैं इनसे भी पहले एक पद था वो गायब कर दिया। अगर आपको ये पता है कि ये सारी चीजें बनी कहां से हैं, इनका ओरिजिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तब मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं है। अब जीपी में आपका मन करे उधर आ जाओ, देखो यहां से यहां आओगे तो आपने क्या किया 1/3, तो यहां से यहां आओगे तो यहां भी आपको क्या मिलेगा 1/3। आपको टेकल करने का तरीका आना चाहिए कि जीपी में आगे की तरफ जाओ या पीछे की तरफ जाओ। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको एक स्पेसिफिक मल्टीपल मिलेगा, पीछे की तरफ बढ़ रहे हो तो उसका इनवर्स होकर के वही मल्टीपल आपको मिल जाएगा। तो आप क्या कह सकते थे कि भी जीपी में है, यहां से यहां गए 1/3 किया, तो यहां से यहां आओगे तो यहां भी क्या करना है आपको 1/3। तो सीधे सीधे आप कह सकते थे कि जो फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 5। मेरे ख्याल से यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए भाई आगे की तरफ और बातें करते हैं हम लोग।
मिड प्रोपोर्शन को एक बार के लिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या कहेगा आपको कि 5, 15, 18 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, 5, 15, 18 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, असल में जो फोर्थ प्रोपोर्शन है, पीछे भी मैंने कहा था कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, तीनों के तीनों एक ही टाइप के होते हैं, जीपी से ही निकलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन असल में देखा जाए तो ये होता है आपका कंपेरिजन ऑफ 2 जीपी, दो गुणोत्तर श्रेणियों की जो तुलना होती है वो कैसे भाई, देखना जरा, दो गुणोत्तर श्रेणियों की तुलना कैसे। इसने क्या कहा कि 5, 15, 18, इसका मतलब पहली टोटल टर्म कितनी है अपने पास, 5, 15, 18, 3 तो ये हो गई, चौथी वो आपसे पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर के आपके पास 4 टर्म है। इन 4 टर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5 और 15 है, ये आपकी जीपी फर्स्ट होती है, और 18 और फोर्थ के अंदर क्या होगा, आप इसे कहेंगे ये जीपी आपकी सेकंड है। तो ये सीधे सीधे बात पूछना चाह रहा है, जैसे एक गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद 5 था, दूसरा 15 था, तो दूसरी गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद 18 है, तो दूसरा क्या होगा। लेकिन सारी बातों को जब एक साथ रिप्रेजेंट करके लिखते हैं तो क्या होता है, 3 टर्म आपके सामने होती है, फिर चौथी टर्म आपसे पूछता है। असल में देखा जाए तो पहली 2 टर्म एक जीपी का पार्ट होती है, अगली 2 टर्म दूसरी जीपी का पार्ट होती है। लेकिन ये जीपी है क्या, एक ही पैटर्न पर चलती रहती है, या यूं कह लें कि ये कहना चाह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें 5, 15 हो जाता है। अगर ऐसी ही दूसरी गुणोत्तर श्रेणी ले हम लोग सेम इसी पैटर्न की, जिसके अंदर जैसे मल्टीपल सेम चलता है, तो वहां पर 5 की जगह अगर हम लोग 18 रख दे तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसकी जगह क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि 18 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 54। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, तीनों के तीनों जो अनुपाती हैं आपके, ये एक ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पार्ट होते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन होता है असल में देखा जाए तो 2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंपैरिजन, और यहां पर ये जो मल्टीप्लाई करते हो आप, इसे आर कहा जाता है। तो ये दोनों की दोनों जीपी होती है, इनका आर हमेशा ही सेम मेंटेन होता है। या सीधे शब्दों में कहें, जैसे हमने सवाल उठाया तो उसमें क्या कंक्लूजन निकला कि एक गुणोत्तर श्रेणी में 5 से 15 बन जाता है, अगर उसी पैटर्न की दूसरी जीपी लेंगे तो 8 कितना बन जाएगा। तो आप सीधे कहोगे कि 5 को 15 बनाया तो 8 सीधे सीधे क्या बन जाएगा आपका, 54। बात समझ आ गई होगी। चलिए भाई, अब मुद्दे की बात, फॉर्मूले छोटे वाली एग्जाम है जिनके अंदर मैथ्स इतना वाइड नहीं होता या इतना लेवल का नहीं पूछा जाता, वहां फॉर्मूले भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखना, पहले फॉर्मूले और डिजाइन करके दिखा देता हूं आपको, फिर सवालों पर चलेंगे। देखना जरा, जैसे सबसे पहले आपसे पूछे कि ए एंड बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, क्लियर है, ए और बी का प्रथम अनुपाती क्या होगा। तो यहां से आपको पता है कि पहला पार्ट उसने गायब किया, फर्स्ट आपने लिख दिया, फिर क्या ए, फिर क्या बी, और आपको यह बात अच्छे से पता है ये किसके अंदर है, गुणोत्तर श्रेणी के अंदर। अब अभी अभी हमने एक बात पढ़ी थी, क्या, जैसे हमने एक सीरीज ली थी जीपी, कौन से वाली भी, 5, 15, 45, 135, 405, क्लियर है। यहां से आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसका और इसका अगर मैं रेशियो लिखूं तो क्या है, 2 लगातार टर्म है, 5/15 लिखा जाएगा, और इसका और इसका फिर से 2 लगातार टर्म है, अगर रेशियो लिखना चाहूं तो क्या लिखा जाएगा, 15/45। अगर आप दोनों ही तरफ सोल्व करते हैं तो आपको पता है दोनों ही जगह 1/3 निकल के आता है, क्लियर। जीपी को सोल्व करने का सबसे सिंपल और सटीक तरीका ये होता है। अब मैंने आपको ये कहा था कि उसने कहा ए और बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा। फर्स्ट प्रोपोर्शन का मतलब है पहली टर्म गायब कर दी, उससे आगे की जो 2 लगातार टर्म है वो आपको दे रखी है। कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया कि भाई ये पार्ट जीपी से निकलता है। फॉर्मूला मान लो एग्जाम में आ ही गया, आपको याद नहीं है तो कैसे डिजाइन करोगे। तो आपको पता है कि जो रेशियो पहली और दूसरी टर्म का है I/A, वही रेशियो किसका होगा भाई, वही का वही रेशियो होगा A/B का, लिखा जा सकता है।
तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या निकल के आया, ए स्क्वायर अपॉन में बी। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। हमने क्या कंक्लूजन निकाला यहां से, हमारा जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, फॉर ए एंड बी। क्लियर है। फर्स्ट प्रोपोर्शन जो निकल के आया ए स्क्वायर अपॉन बी। सीधे याद रहे तो ठीक है, बाकी लॉजिक है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलो भाई आगे दूसरे वाली बात पर आ जाते हैं हम लोग, सेकंड केस पर। अगर आपको ये पूछ लेता कि ए और बी का मिड प्रोपोर्शन क्या होगा, ए और बी का जो मध्य अनुपाती है ये क्या होगा, तो यहां से बात को ऑब्जर्व करना। जैसा ये नाम है कि मिड, इसका मतलब आपको जो दो टर्म दे रखी है उनमें मिड वाला पार्ट गायब है। मध्यानुपाती पूछ रहा है, इसका मतलब दो आपको पद दे रखे हैं, उनमें से मध्य पद बीच का जो पद है वो गायब है। तो सबसे पहले क्या लिखो आप, ए लिखा, बीच का पद एम आपने मान लिया मिड का, और फिर बी लिखा। अब आपको लॉजिक पता चल गया कि ये सारा का सारा खेल जीपी का है। क्लियर, आपने लिख दिया कि ये जो तीनों चीजें हैं ये किसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। जीपी में अभी अभी हमने बात पढ़ी है कि जो रेशियो फर्स्ट और सेकंड टर्म का है, ए अपॉन एम का है, वही का वही रेशियो किसका मेंटेन होगा, सेकंड एंड थर्ड का। लिखा जा सकता है। यहां से देखना m इधर गुणा होगा, b इधर गुणा होगा, तो आप कह सकते हैं कि m स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू बी। अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो यहां से देखना a और b का जो मिड प्रोपोर्शन है वो क्या निकल के आया हमारे सामने, a इंटू बी का अंडर रूट। हेडेक खत्म। ठीक है, इसको आप कोशिश करना कि सीधे याद रख लो। रीजन क्या, ये कई बार रिपीट होता है और जीपी से अगर करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा टाइम किल होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोपोर्शन के अंदर, जो एसएससी की एग्जाम देते हैं, बैंक की एग्जाम देते हैं, सीडीएस की एग्जाम देते हैं, मिड प्रोपोर्शन सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है। वैसे भी जीपी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीजें आएंगी आपकी, तो मिड प्रोपोर्शन सीधे ध्यान रखना है आपको। बाकी के जो बचे हुए 3 पार्ट हैं उनको आप सीधे सीधे सवाल देखो हिट करो, सवाल देखो सीधे सीधे हिट कर दो। क्लियर है। फॉर्मूला बनाने में आपको सिखा रहा हूं कि अगले ने कैसे डिजाइन किए होंगे, तो ये भी आपका सरदर्द नहीं रहा कि याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछे ए स्क्वायर अपॉन बी, याद रहे तो ठीक है, नहीं भी याद रहे तो भी आप डिजाइन कर सकते हैं। चलिए भाई अगली बात पर आ जाते हैं। मान लो आपसे इस बात का फॉर्मूला पूछ लेता कि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। जैसा कि नाम से पता है कि 3 टर्म है अपने पास, ए और बी और थर्ड टर्म आपकी गायब है, तो आप इनको सीक्वेंस में लिख दो। आपको एक रीजन भी पता हो चुका है कि ये जो सारा का सारा खेल है ये किसका है, जीपी का। जीपी को सोल्व करने की आपके पास अप्रोच भी है। कैसे सोल्व किया जाएगा, जो रेशियो ए और बी का है वही का वही रेशियो, सेम टू सेम वो की बात है, किसका रहेगा भाई, बी और थर्ड का। क्लियर। यहां से आप जब इस बात को सोल्व करेंगे तो थर्ड आ जाएगा इधर, ये बी स्क्वायर, और अपोन में क्या निकल के आएगा, ए। तो आप यहां से क्या ध्यान रख सकते हो, फॉर ए एंड बी थर्ड प्रोपोर्शन विल बी बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, लिखा जा सकता है। कंक्लूजन मैं सामने लिख रहा हूं, बुक्स में ये कंक्लूजन ही आपको दिया रहता है। लॉजिक आप जान लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अब देखना फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला अगर आपके सामने आ जाए तो कैसे बनाना है। सवाल तो सीधे सीधे देख लिया आपने कि कैसे सोल्व करने। फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको क्या कहेगा, ए बी एंड सी का फोर्थ प्रोपोर्शन, ए बी और सी का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, ए और बी ये आपकी क्या है, एक जीपी गुणोत्तर श्रेणी। क्लियर। और ऐसे ही यहां से सी और फोर्थ भी क्या है, आपकी दूसरी वाली जीपी। लेकिन एक बात मैंने कही थी कि यहां 5 से 15, 15 से 45 जाते हो, 3 गुणा कर रहे हो, आर की वैल्यू क्या है 3। जीपी दोनों में वैल्यू अलग अलग है बट इनका आर सेम मेंटेन है। तो इसका आर जैसे आपको निकालना है तो आप रिलेशन लिख सकते हो भाई, ए अपॉन बी का लिख सकते हो, और वही किस में मेंटेन होगा, दूसरी जीपी में। रीजन क्या है, आर आपका सेम है। आर निकालने का कोई भी तरीका हो सकता है। जनरली स्कूल टाइम में हम क्या करते थे, 15/5 करते थे, दूसरा पद बटा में प्रथम पद। क्लियर है। ये कोई हेडेक वाली बात नहीं, आपका मन करे 5/15 कर दो, और दूसरे वाले में भी कोई पद लिखा जाएगा तो पहला पहले लिख दो और दूसरा बाद में लिख दो। तो ऐसे ही हमने ये यहां लिखा कि a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन 4, और यहां से
फोर्थ प्रोपोर्शन का जो रिजल्ट आ गया वो क्या हो गया, B इंटू सी डिवाइड बाई ए लिखा जा सकता है। कुछ स्ट्रेस कम हुआ होगा मेरे ख्याल से। प्रोपोर्शन के सवाल सीजीएल मेंस में भी इवन आ रहे हैं। पिछले 2 साल के आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लो मेंस के, आपको सवाल मिल जाएंगे। क्लियर है। कुछ पार्ट मेरा हमेशा ही ये उद्देश्य रहता है कि आपको उस रटे रटाए ढर्रे पर ना लेकर के चलूं जहां सीधे सीधे आपको ये लिख करके दे दिया जाता है कि जैसे ABCO का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो सीधे सीधे कहा जाएगा कि B इंटू सी अपोन में यहां पर क्या लिख दो, आप A लिख दो। क्लियर है। B इंटू सी अपोन में A लिख दो। क्लियर। रीजन ये है कि आप कितनी सारी चीजें ध्यान रखेंगे, याद आपको रखना है। सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपकी एग्जाम में अगर एडवांस मैथ आता है तो बिल्कुल आपको बहुत सारी चीजें एडवांस मैथ में याद रखनी है। उनका कोई समाधान नहीं, उनका सब्स्टिट्यूट नहीं। हाँ, टीचर अगर आपका ढंका है तो वो क्या कर लेगा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखी होगी। लगभग मैंने मेरे ख्याल से 10 के आसपास सेशन उसके अंदर लिए थे और आपको लगभग 250 या 200 के आसपास सवालों से गो थ्रू करवाया था। तो वहां पर क्या चीजें हर जगह एक स्टेप आगे बढ़ते हैं नया फॉर्मूला, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं नया फॉर्मूला, लेकिन जितने फॉर्मूले थे उनको डाउन करके लगभग 1/4 पर ले आए थे। रीजन क्या, आप चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। कंप्लीट अर्थमेटिक है वो 5-6 फॉर्मूलों में खत्म हो सकता है। फॉर्मूले क्यों चाहिए, रीजन ये है, अपने पास 2 चैलेंज है। या तो मैं आपको सवाल सोल्व करवा दूं कि कोई फॉर्मूला काम में नहीं लेना है और उन 5-6 फॉर्मूलों को भी साइड में कर दूं, तब समस्या क्या होगी, आपका टाइम कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि कंप्लीट अर्थमेटिक थी, मैंने उन 5 या 6 फॉर्मूलों को आपके सामने भी रख दिया, अब हमारा टाइम भी बचना स्टार्ट हो रहा है। और बाकी के पैटर्न हम लोग कॉमन सेंस में करते हैं, माइंड में क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप की आप अप्रोच अपने दिमाग के अंदर रखें और कमेंट करके आप मुझे ये बता दो कि किसी बच्चे ने इस तरीके से इन बातों को, चाहे वो कहीं भी पढ़ चुका है, क्या आपने कभी इन बातों को इस टाइप से डील किया। क्लियर है। तो आपको सारे के सारे रीजन समझ आ जाएंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक मेरा काम ही यही रहता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जो ढंके राइटर हैं वो कुछ बुक्स वगैरह लिखते हैं, तो उनके अंदर जो सवाल है उनकी और बेहतर अप्रोच क्या डेवलप की जा सकती है, सुबह से शाम तक उनको सोल्व करना ही अपना उद्देश्य रहता है कि एटलीस्ट कम से कम मैथ के टीचर हैं तो भी 2 घंटे का टाइम तो कम से कम मैथ्स के लिए निकालें उसके डेवलपमेंट में। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। तो आज का अपना उद्देश्य क्या है, प्रोपोर्शन हमने सीख लिए, फॉर्मूले बनाने हमने सीख लिए, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद अपना टारगेट क्या रहेगा, जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया है वहां पर फिर से स्पीड मेंटेन करनी है, तो उसके लिए क्या करना है। देखो मेरे ख्याल से सारे के सारे नकली सवाल है। 12 और 60 का थर्ड प्रोपोर्शन कर सकते हो। पहली टर्म 12, दूसरी 60, तीसरी गायब है, किसका पार्ट है, जीपी का। तो 12 गुणा 5 60, तो 60 गुणा 5 300। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब हर बच्चे को मिल गया होगा। क्लियर। क्या मैंने आपको पढ़ाया कि असल में ये जो कॉन्सेप्ट है ये जीपी से उठाया गया है। ये सारी चीजें हैं किसका पार्ट है, गुणोत्तर श्रेणी का। तीसरी टर्म गायब है, थर्ड प्रोपोर्शन इसीलिए पूछ रहा है। 2 टर्म आपको दे दी, यहां से यहां गए आपने 5 का गुणा किया, तो यहां से यहां जाओगे तो फिर 5 का गुणा करोगे, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 300। बात समझ आ गई होगी। अब जल्दी जल्दी आप मुझे रिप्लाई करके बता दो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या रिजल्ट होगा। सवाल नंबर 17 का जल्दी से रिप्लाई करो। देखो 18 और 72 का तृतीयानुपाती। एक बात बताओ, 18 गुणा 4 72 और 72 गुणा 4 करोगे तो 4 गुणा 2 8, 7 गुणा 4 28। मेरे हिसाब से ये सवाल सोल्व हो गया। माइंड में डील कर सकते थे, करना कुछ भी नहीं है। जो बात आपको बताइए, जो बच्चे अभी अभी स्ट्रीम पर जुड़े हैं, चलो आज प्रोपोर्शन तो उनको समझ आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। पिछली क्लास जरूर देख लेना और इससे पहले का भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं। मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, पुराने सारे के सारे सेशन देख लें। लगभग मेरे ख्याल से 60-62 सेशन अब तक हो चुके हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 18 का जल्दी से रिप्लाई करो, क्योंकि यहां पर आपको कोई पेन वैन तो टच करना ही नहीं है। सवाल नंबर 18 का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो। रीजन ये है कि जो 4 बातें हैं अलग से निकल के आती हैं आपकी, a² b b² a bc/a, उसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है।
जीपे के हिसाब से करो। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। देखना जरा, पहले वाली टर्म इसने क्या कर दी है, यहां से गायब। अगली टर्म क्या है भाई आपकी 24। एक बार तो मैं लिख करके बता देता हूं। और ये 96। पार्ट किसका है, ये सब पार्ट सारा का सारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। यहां से बात को ऑब्जर्व करना कि जीपी में चाहे आप इधर से इधर चले जाओ या इधर से इधर आ जाओ, एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको मिलता है। अगर आप यहां से यहां जाते हो, एन का गुणा किया है, रिवर्स में आओगे तो 1/n का मल्टीप्लाई आपको मिलेगा। तो हमें उस बात से कोई इश्यू नहीं है कि वो n है या 1/n है। सीधे सीधे देखो, यहां से यहां गई, क्या किया, 1/4। क्लियर। तो अगेन आप 1/4 करेंगे तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा आपका रिजल्ट 6। सवाल माइंड में हो सकता था, ऐसे सोच लो 24 गुणा 4 96 होता है, तो 96 से 24 पर आए, किसका डिवीजन किया, 4 का। आगे फिर से क्या करो, 24 में 4 का डिवीजन कर दो तो सीधे सीधे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रिप्लाई आ जाना चाहिए आपका जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, क्या रिजल्ट आया भाई, 44 और 176 का प्रथम अनुपाती क्या होगा। एक बात बताओ, 44 को किससे इसने गुणा कर रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो पता चला 4 से गुणा कर रहा। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रपोर्शन पूछ रहा आपसे, फर्स्ट, सेकंड दे रखा, थर्ड दे रखा। 176 से 44 पर आए, 4 का भाग। 44 से पीछे जाओगे, फिर से 4 का भाग दे दोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या मेंटेन होगा, 11 लिखा जा सकता है। चलिए भाई, बातों में अगर आपको फील आ रहा है कि कुछ आपने जीवन में नया सीखा है, पहले भी रेशियो पढ़ चुके थे लेकिन फिर भी कुछ नया सीख रहे हो, तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर किया करें। देखना, आपको मैंने कहा था कि मिड प्रोपोर्शन वाली जो बात है उसको ध्यान रख लेना। रीजन क्या है, यहां पर अगर आप जीपी बनाते हैं तो आपका टाइम किल होगा। समस्या ये नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, समस्या ये है कि आपका टाइम किल होगा। तो 4 प्रोपोर्शन में 3 का तो स्ट्रेस मैंने दूर कर दिया, फॉर्मूले चारों के बनाने आपको सिखा दिए। मिड प्रोपोर्शन वाली बात को सीधे ध्यान रख लेना। और ये कोई ऐसी हेडेक वाला पार्ट भी नहीं है कि याद नहीं रहेगा, √AB। तो 9 गुणा 4 36, 4 गुणा 9 36 की वजह से कितना आ गया, 6 लिखा जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए भाई, सवाल नंबर 21 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 12 और 48 का मध्यानुपाती, 12 और 48 का मध्यानुपाती। देखो, ब्रेक कर लो पहले से कि परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब प्रॉपर मैनर में आपको ये सारी की सारी बातें मिल जाएंगी। तो यहां पर बात को देखना, 12 और 48 का मध्यानुपाती, तो क्या लिख लो, 12 को 4 गुणा 3, ये 12 हो गया। 48 को क्या लिख सकते हो, 16 गुणा 3 लिखा जा सकता है। यहां से सोल्व करना, देखो आपके पास क्या बना, 16 गुणा 4 64 की वजह से 8 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर की वजह से 3 आ जाएगा, 24, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। खैर, आपको ऑप्शन प्रॉपर नहीं दे रखे हैं तो ऑप्शन के अंदर आप सुधार कर लेना। पीडीएफ जो मिलेगी उसके अंदर आपको सुधार करके मैं सारी की सारी बातें दे दूंगा। सवाल नंबर 22 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अभी तो यहां पर स्पेस है, यही लिख देते हैं। सवाल नंबर 22, क्या कहा था कि फोर्थ प्रोपोर्शन असल में देखा जाए तो 2 जीपी का कंपैरिजन है और ऐसी जीपी जिनकी आर की वैल्यू सेम है। यहां पर 12 और 36 एक जीपी है, उसी पैटर्न की जीपी क्या होगी, 18 और फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ऑब्जर्व करना बात, जैसे 12 को 36 बनाया, देखो लिख करके बता देता हूं एक बार, 12 36, जैसे उसने 12 को 36 बनाया, 3 गुणा किया, तो अब ये चाहता है कि 18 क्या बनेगा, 3 से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा भाई आपका 54 लिखा जा सकता है। सीधे सीधे आपके सवाल सोल्व हो रहे हैं, कोई फॉर्मूले की हेडेक नहीं है, क्योंकि B इंटू सी अपॉन में A करोगे तो आपका खुद का टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। चलिए भाई, 23 वाला यहां सोल्व करवा दो। देखो, 45 9 और 55 का चतुर्थ अनुपाती, सिंपल सा दिमाग लगाओ। 45 को 9 बनाया, क्या किया, 1/5, तो 55 में भी 1/5 कर दो। ये लो, 2 जीपी का ही तो कंपैरिजन है, तो ये हमारा क्या हो गया यहां पर रिजल्ट। आई होप यहां तक आपको सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। एक बार के लिए आप मुझे कमेंट करके बता दो कि हां, आप इन सारी की सारी चीजों को समझ गए हैं। और अभी तक अगर क्लास लाइक नहीं की है तो क्लास को भी लाइक कर दो,
स्टडी IQ यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलो थोड़ा सा और प्रॉपर करना पड़ेगा इसे। देखो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो 90% क्वेश्चंस होते हैं आपके, कैटेगरी है कई सारी कि कई सारे आपको रेशियो निकालने होते हैं, तो 3 लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो 90% सवाल ये मान के चलो यहीं से बनेंगे, ठीक है। और आप कह सकते हो 2-4% सवाल हैं जो आपके बनेंगे किससे, जिसके अंदर 5 या 6 लोग इन्वॉल्व हैं। बचे हुए सवाल ऐसे होंगे जिनके अंदर 4 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जनरली, क्लियर है। और ये जो 2-4% सवाल हैं ये असल में देखा जाए तो फर्स्ट वर्सेस लास्ट का रेशियो है। तो आज मैं आपको असल में देखा जाए तो आपका 90% जो काम है उसको आसान करना सिखा रहा हूं। अब देखो हमारे सामने चैलेंज क्या होता है सवालों को सोल्व करने में। पहले तो मैं पुराना जो एग्जाम्पल है उसी से बात को एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां समस्या क्या है आपके सामने, ये जो सवाल है, फिर मैं एक कंपैरिजन का सवाल लेता हूं। A रेशियो B क्या दिया 3:5, A रेशियो C क्या दिया 4:7। अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इसको एडजस्ट करना। आपने क्या लिखा A रेशियो B और आपने क्या लिखा A रेशियो C बराबर 3:5 और बराबर 4:7। अब आपके सामने चैलेंज ये है कि मीडिएटर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मीडिएटर इस हिसाब से लिखा रहता था, तो या तो आप इसको इंटरचेंज करो, B रेशियो A लिखो, कितना हो जाएगा 5:3, A रेशियो C आप लिखेंगे तो 4:7। जो समस्याएं आपके सामने जनरली स्टूडेंट के सामने रहती हैं उन सारी समस्याओं को मैं रख रहा हूं कि उसका टाइम कहां किल होता है। एग्जाम हॉल के अंदर छोटी सी बात उससे पूछी गई लेकिन उसको रिप्रेजेंट करके फिर लिख रहा है, फिर अरेंज कर रहा है, इतने में उसका टाइम किल हो रहा है। इसका समाधान भी निकालना है। अब बात सेट हो गई, मीडिएटर है तो सबसे पहला गुणा 5 × 4 20 निकालेगा किसका B का। मीडिएटर क्या है देन A, 4 × 3 12, क्लियर है। फिर देखना 7 × 3 21 किसका निकल के आएगा आपका C का। अब ये पैटर्न है, समस्या ये है कि एक चीज हमने सीख तो ली कि इस हिसाब से जब सवाल करते हैं तो आसानी से हो जाते हैं ये फॉर्मेट, लेकिन आप अगर स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है एक लाइन में उसको फिर से एडजस्ट करके अपनी रफ नोटबुक के अंदर आपको जो पेपर मिलते हैं वहां पर उनमें आप लिख रहे हो और उसके हिसाब से सोल्व कर रहे हो, तो एक बात बताओ, इतना कुछ करने में, यहां से यहां तक जाने में आपको कम से कम की बात कर रहा हूं मैं 20 सेकंड आपको लग जाएंगे, क्लियर है। और उसमें भी रेशियो BAC का अगर इसमें भी कहीं गड़बड़ कर दी तो समस्या है। तो ये जो 20 से 30 सेकंड है इनको बचाने का क्या तरीका होगा, चलो भाई बचाने का तरीका भी होता है। अब देखो पहली क्लास आपने अटेंड की सारी चीजें आपको पता है, वहां पर आगे से बात एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं आगे की बात। देखो आपको क्या सिखाया, A रेशियो B मान लो आपको दे रखा है 3:4, B रेशियो C की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको दे रखा है 5:2। आपको किसका रेशियो चाहिए A, B और C, क्लियर। B इसमें क्या था मीडिएटर, तो आपने क्या किया 4 × 5 20 लिख दिया, ये निकल के आ गया था। असल में देखो ये आप कैसे निकालते हो, आपने क्या किया मीडिएटर को मीडिएटर से मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही आप मीडिएटर को मीडिएटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके सामने क्या निकल के आता है मीडिएटर। समझने में हो सकता है आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन अपना प्राइम उद्देश्य ये है कि कोई भी चीज है, आप ये मान के चलो कि कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके पास नॉलेज आ जाएगा, उसने थोड़ा भी डेडिकेशन दिखा दिया ना कि प्रीवियस ईयर कर लिए, मॉक टेस्ट लगा लिए, इसका मतलब उसकी मैथ्स पर कमांड आ चुकी है नॉलेज के हिसाब से। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, कोई भी एग्जाम आप मान के चलें, आपके एग्जाम में कितने भी बच्चे बैठते हो, कम से कम 10% बच्चों के पास नॉलेज होता है। आपका कंपटीशन उनके साथ होगा तो बेटर है आप खुद में कुछ सुधार करें। सुधार किस चीज का करोगे, नॉलेज का। मान लो यूक्लिड की 13 किताबें पढ़ ली, उससे आपकी ज्योमेट्री बेहतर तो हो जाएगी एक्सट्रीम, लेकिन उन किताबों को पढ़ने का फायदा क्या है, वो काम तो टीचर का है कि टीचर पढ़े, उनमें देखे कोई काम की बात है स्टूडेंट के सामने रखे, इरिलेवेंट बातों को हटाए। तो फायदा किस में है, फायदा इसमें है कि जो एग्जाम में सवाल आ रहे हैं उनको करना और उनको भी जल्दी से जल्दी करना। ये नहीं है कि बहुत बड़ी सी कोई आपने पजल देखी उसको आपने सोल्व कर दिया, आधा घंटा लगा दिया।
आप ज्ञानी हैं लेकिन आप एग्जाम के लायक नहीं हैं। तो सबसे जरूरी हमारे पास जो बात है कि टाइम को बचाना, ये सुधार आपको करना है। करके मैं आपको दिखा दूंगा, कई सारे सवाल यहां करवाऊंगा कि सीधे सीधे A रेशो B रेशो C कैसे लिखे जाएंगे जब चीजें उलझा करके दे रखी हैं। जो हमने पढ़ा है वहीं से कंक्लूजन निकलेगा। देखना जरा, A का रेशियो पूछा तो A पहले वाले में था, किसके साथ गुणा हो रहा है अभी? A 3 गुणा 5 15 कर रहे हो। कैसे निकाला आपने? जहां पर A था उसको मीडिएटर से गुणा किया, लेकिन मीडिएटर कौन सा? दूसरे पार्ट का। इंपॉर्टेंट बात यह है, एक एक करके मेंशन कर देना। A की वैल्यू चाहिए थी, हमने A को गुणा किया मीडिएटर से। मीडिएटर कौन सा? एक तो इसके पास रहता है मीडिएटर, एक इसके पास। 3 लोगों की बात कर रहा हूं जिस पर बेस 90% सवाल आपके चलते हैं एग्जाम के अंदर। A को दूसरे पार्ट के मीडिएटर से गुणा किया, A की वैल्यू आ गई। C की कैसे आई भाई? C को किससे आपने गुणा किया? C को मीडिएटर से ही गुणा किया, लेकिन मीडिएटर कौन सा है? पहले पार्ट का। मीडिएटर से पहले पार्ट का। ऑल ओवर कंक्लूजन बता देता हूं, कुछ भी आपको निकालना है, मीडिएटर को मीडिएटर से गुणा करोगे, मीडिएटर आ जाएगा। जैसे मान लो A का रिलेशन मीडिएटर के साथ है, A की वैल्यू चाहिए तो आप A को दूसरे वाले मीडिएटर से गुणा कर दो, आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं B की सॉरी जैसे C की बात करें, C के साथ एक तो मीडिएटर खुद है, दूसरे वाले मीडिएटर से गुणा कर दो, C की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इंस्पेक्टर बनने के या बैंक पीओ बनने के सपने देख रहे हैं तो कुछ चीजें आप अपनी सुधार कर लें जिससे एग्जाम के अंदर आपका काफी सारा टाइम बच जाए। और उनमें से ये पार्ट रेशियो के अंदर सबसे जरूरी। मैं चाहता तो क्या कर सकता था, सवाल करवा देता था, सारे सवाल हैं, आप भी खुश। और ये मैं ये भी सोच रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो आज जुड़े होंगे उनको ये बात ऊपर से भी नहीं जाएगी। अब वो क्या करेंगे, जाते जाते डिसलाइक करके जाएंगे क्लास को कि क्या पढ़ा रहा है यार, कौन सी दुनिया के अंदर जी रहा है। ये सारी की सारी चीजें आसान है, सुंदर सुंदर चित्र बनाओ, काम चल जाता है। क्लियर है? ऐसा नहीं करना। देखो सवाल नंबर 24 की बात करें, A रेशो B रेशो C चाहिए, मीडिएटर ढूंढो। क्या है? A को A से गुणा कर दो, 4 गुणा 3 12, मीडिएटर का समाधान हो गया है। देखो B चाहिए, B कितना दिख रहा है रेशो में? 5। किससे गुणा करें? दूसरे वाले मीडिएटर से। 5 गुणा 4 20। C की आपको वैल्यू चाहिए, क्या होगी भाई? C ढूंढो, कहां है? C की वैल्यू 7 है, किससे गुणा करोगे? रिमेनिंग का जो मीडिएटर है, तो यहां से 7 गुणा 3 21, ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, सवाल में लैंग्वेज वो कितनी भी उलझा करके दे दे, आप अपनी बातों पर अडिग रहना। एग्जामिनर कहेगा, वो चाहता है कि आप चित्रकारी करें, वो चाहता है कि आप जो बात दे रखी है वो कि वो नोटबुक पर उतारें, वो चाहे ये बात रहा है कि आप उसको फिर एडजस्ट करें, फिर आप चीजें सेट करें। और इतने में एक बच्चा A रेशो B रेशो C लिखेगा और सीधे सीधे सवाल सोल्व कर देगा। जैसे सवाल नंबर 25 की मैं बात करूं, ऐसा सवाल होता है, ये एक सवाल का पार्ट है। सीजीएल में ये मत देखना कि यही बात पूछेगा। क्या होगा? आपको कह देगा कि 3 आदमी A B और C हैं। A और C की इनकम का रेशियो 4:5 है। B और C की जो इनकम का रेशियो है वो 4:3 है। यदि B की इनकम इतनी है तो A और C की इनकम का डिफरेंस चाहिए आपको, कि बताओ क्या होगा। अब समस्या ये है कि जो बच्चा A रेशियो B रेशियो C जितना स्पीड से सोल्व करेगा उतना ही फास्ट उसका सवाल होगा। अब मैं बात कर लेता हूं एक जनरल बच्चे की। एक जनरल जो स्टूडेंट है, नॉर्मली जो सोचता है और जिसका सारा का सारा उद्देश्य इसमें, उसके अंदर एक बार के लिए तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आई है कि एग्जाम क्रैक असल में किस वजह से होते हैं। उसका ये मानना है कि बहुत सारे सवाल करने हैं, बड़े बड़े सवाल भी करने हैं, एक एक सवाल पर आधा आधा घंटा लगाएंगे, बहुत जीनियस भरा काम कर दिया आपने। नहीं, एग्जाम उससे क्रैक नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखो, 80-90% पार्ट वही रटा रटाया पैटर्न आता है पीछे का। 10 to 15% या 20% में या तो लैंग्वेज बदलता है, 2-4% वो एक्सपेरिमेंट नए टाइप के करता है, इससे अलग कुछ आता ही नहीं है। ये सच्चाई है एग्जाम्स की, लेकिन ये कोई मानने को तैयार नहीं है। इसलिए टीचर क्या करता है, आपको आलतू फालतू सवाल करवाता है। सीजीएल मेंस का नाम लेगा, बैंक पीओ मेंस का नाम लेगा कि ये वाली बात कर दो, इससे हो जाएगा। देखो एक जनरल स्टूडेंट क्या करेगा, उसको पता है कि सबसे पहले तो सुधार क्या करना है आपको, थोड़ा सा हिंदी के अंदर लैंग्वेज गड़बड़ा रखी है, इंग्लिश वाली प्रीफर कर देना। हिंदी में AC 2 अलग अलग दे दिए, इंग्लिश की करेक्ट है। A रेशियो C लिखेगा पहले तो, फिर उसने देखा मीडिएटर फंसा हुआ है, तो पहले पार्ट में मान लो उसने A रेशियो C लिखा 4:5। अगले में क्या कर लेगा, वो थोड़ा दिमाग लगा लेगा कि पैटर्न इस टाइप का बन रहा है तो इसको क्या लिख लें, 3:4।
यहां से सीधे सीधे गुणा करेगा तो किसकी वैल्यू आएगी, यहां से ए की। 4 गुणा 3 कितनी आ गई, 12। मीडिएटर को मीडिएटर से गुणा करेगा तो किसकी वैल्यू आएगी, सी की। 5 गुणा 3 15, क्या बच गया, बी। आखिरी पार्ट है, गुणा होगा, 5 गुणा 4 20। क्लियर है, उसे ये बात लिखनी पड़ेगी। और लास्ट में जैसा वो चाह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं आ रहा, ए सी बी आ रहा है। क्लियर। आपको मैं क्या सिखा रहा हूं, आप एक लैंग्वेज ही सेट कर लें कि पहले मुझे ए फिर बी फिर सी निकालना है। पहले ए का समाधान करते हैं, मीडिएटर सी है, ए की वैल्यू 4, दूसरे केस में मीडिएटर कितना है 3, 4 गुणा 3 12 लिखा। अगली बात देखना, बी चाहिए आपको, बी मीडिएटर नहीं है, बी की वैल्यू क्या है 4, मीडिएटर क्या है पहले वाले केस का 5, 20 लिख दो। और फिर मीडिएटर को मीडिएटर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणा 3 15, ये लो 12 15 20, 12, बी की वैल्यू आपके पास 20 और सी की वैल्यू 15, तो 12 20 15 सीधे सीधे आपने कर लिया। अब आपको कुछ जोड़ तो आएगा, लेकिन ऐसा है कि आपने आधा घंटा भी इन चीजों पर निकाल दिया। टेलीग्राम पर मैं आपको पीडीएफ भेजता रहूंगा, वास्तु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करके रखें। ऐसा नहीं आपको कि जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ाने और मिलेगा, कुछ अलग सवाल भी कुछ टाइम के बाद आपको अलग सवाल भी करने को मिलेंगे कि ये सवाल और अटेम्प्ट करके देख लो, इनमें कोई इश्यू आ रहा है तो डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप पर। तो वो सारा काम अब आपको आधा ही घंटा निकालना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। कुछ सवाल और प्रैक्टिस करवा देता हूं कि आप सीधे सीधे खुद की कमांड कैसे डेवलप करें। चलिए भाई 26, क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से आप मुझे ये सवाल अटेम्प्ट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से आप ये अटेम्प्ट करके बता दो। यही आपको मैंने सिखाया है कि इनको कैसे आप जल्दी से जल्दी डील कर सकते हैं। और क्लासेस को यार थोड़ा सा शेयर किया करो, रीजन क्या है, डे बाय डे आपके व्यूज और कम होने स्टार्ट हो गए। तो आपको क्या चाहिए कि एक रटे रटाई ढर्रे से आसान आसान सवाल पढ़ा दिए जाएं कि जिससे आप भी खुश हो, टीचर को भी कोई स्ट्रेस नहीं है। एक सवाल लिखा उसको सोल्व करवा दिया डिटेल के अंदर। अगर ऐसा चाहते हैं तो बता दें, वो तो पॉसिबल ही है, वो तो आप भी कर सकते हैं काम। देखो शेयर किया करो एटलीस्ट क्लासेस को। 26 में देखना आपको नीड क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, अब मैंने आपको सिंपल सी बात सिखाई है, मीडिएटर ढूंढा आपने बी है। ठीक है भाई, ए की वैल्यू चाहिए, ए दूसरे मीडिएटर से गुणा होगा, 5 गुणा 4 20 लिखा जा सकता है। चलो बी मीडिएटर को मीडिएटर से गुणा कर दो, 5 गुणा 3 15 लिखा जा सकता है। और सी की वैल्यू चाहिए, सी को दूसरे मीडिएटर से 11 गुणा 3 33 ये लिखा जा सकता है। अगर अरेंज करते तो अरेंज करने का तरीका क्या होता, आप पहले ए लिखते बी फिर क्या लिखते बी और सी। मीडिएटर ऐसे ही रखना पड़ता है उस फॉर्म के अंदर, लेकिन अब ये सिखा दिया मैंने आपको तो प्रैक्टिस यहां से कर ली। इस पर आना आपको, ए रेशियो बी की वैल्यू देखना कितनी है भाई 4 3, और बी रेशियो सी लिखना है तो 5 और 11। क्या सिखाया था, 5 गुणा 4 20, 5 गुणा 3 15 और 11 गुणा 3 33। प्रीफर क्या करना है आपको, ये वाली बात। क्लियर है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 27 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 27 देखना क्या कहा, बी ए सी ए का रेशियो, मीडिएटर कौन है ए। ठीक है, बी ए और सी ए मीडिएटर। मैं इंग्लिश वाली लैंग्वेज को प्रीफर कर रहा हूं। एक सवाल पीछे हमें ऐसा मिला था जिसके अंदर थोड़ा सा इश्यू हो गया था। ठीक है, तो इंग्लिश वाला, हालांकि मैं बता दूंगा कहां पर कोई गड़बड़ हुई, तो अभी तक कोई इश्यू नहीं है एक सवाल को छोड़कर। एक बात बताना, ए की वैल्यू, ए क्या है मीडिएटर, मीडिएटर कहां कहां फंसा हुआ है, पहले में 8 है दूसरे में 3 है, ए की वैल्यू 24। अब आपको किसकी नीड है, आपको चाहिए बी। सेकंड के नंबर पर हम बी निकालते हैं, बी को बचे हुए मीडिएटर से गुणा कर दो, 3 गुणा 3, बी की वैल्यू 3, दूसरे पार्ट का मीडिएटर 3। सी की वैल्यू आपको चाहिए तो सी को पहले पार्ट के मीडिएटर, सी की वैल्यू 5, 5 गुणा 8 40 लिखा जा सकता है। चलिए भाई, ये आपका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाओ। सवाल नंबर 28 देखो, P रेशियो Q, तो यहां क्या निकाल रहे हैं हम लोग, P अनुपात Q अनुपात R। जिन बच्चों को बात समझ आ गई है कमेंट करके एक बार बता दें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, P वर्सेस Q वर्सेस R की वैल्यू क्या होगी। आ गया होगा रिजल्ट। देखना,
मीडिएटर को ढूंढो पहले तो पी क्यू और आरपी। पी मीडिएटर है, पी की वैल्यू चाहिए, तो पहले केस में पी कितना 9, दूसरे में 3, मीडिएटर का मीडिएटर से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट कितना आ गया भाई 27 लिखा जा सकता है। क्यू की बात करें, क्यू कितना है 5, दूसरे पार्ट का मीडिएटर 3, 5 गुणा 3 15। और जो बच्चे अभी अभी स्ट्रीम पर जुड़े हैं उनके ऊपर से ये बात जा रही होगी, तो थोड़ा पेशेंस बना करके शुरू से देख लेना। आर की वैल्यू कितनी है भाई 2, पहले पार्ट का मीडिएटर कितना 9, तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया आपका 18। कैंसिल आउट हो रहा है 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 9:5:6, ये आप सिंप्लीफाई कर सकते थे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, इनकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो सवाल है, क्योंकि इस पर कमांड आएगी तो रेशियो में आपका बहुत सारा टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। और आज के बाद आप इस बात को अप्लाई करके खुद से प्रैक्टिस कर देना कुछ सवालों की, और फिर से रेशियो जिन्होंने पढ़ रखा है फिर से ट्राई करके देख लो, आपको खुद में चमत्कारिक चेंज मिल जाएंगे। देखना 2 और 3 का विलोमानुपात इनवर्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2 और 3 का इनवर्स क्या होगा 1/3। ये रेशियो सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है, पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। लेकिन आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। आपको सिखाया था सभी रेशियोज को एक ही नंबर से गुणा कर दो या डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बात बन गई 3:2, सीधे भी लिख सकते थे, 2 ही लोग हैं तो, लेकिन रटना नहीं है। 30 नंबर बताना भाई, 30 नंबर भी आसान सा सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या रिजल्ट आया भाई 2, 3, 5 का इनवर्स रेशियो क्या लिखोगे 1/2, 1/3 एंड 1/5। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। समस्या ये नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, बट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको लिखना है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन वैसे ही है। तो 5, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा, ये 6 हो गया, 5 30 हो गया, 30 से गुणा कर दिया कितना 15, ये कितना 10, और यहां पर ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, कुछ लोग वो प्रीफर करते हैं कि जैसे 5 गुणा 3 15 लिख लेना, बचे हुए 2 का तीसरे के साथ, ठीक है, फिर 3 गुणा 2 6। उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना, समझदारी के तरीके से काम में लो, जिससे किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। चलिए भाई एक आखिरी सवाल, आपको क्या सिखाया था, इसकी भी आपको नीड पड़ती है, सक्सेसिव सेल होती है। जैसे परसेंटेज में ये बात चलती है कि एक घड़ी की कीमत थी, ए से बी के हाथों में गई, 20% डाउन हुई, या प्रॉफिट लॉस में भी सवाल किए थे। तो आपको वहां तो मैंने सीधे सीधे कहा था कि देखो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का आपका ये वाला पैटर्न होता है, तो आप इस टाइप से यहां पर इस चीज को एक बार के लिए ध्यान रख लो। असल में देखा जाए तो वो पूछता किसके बारे में था, फर्स्ट वर्सेज लास्ट, ये रेशियो आपका चलता था। इस सवाल की लैंग्वेज को भी अगर आप रीड करें, A/B 3/4, B/C 5/7, C/D 8/9, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ A/D, ये आपसे पूछा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो आपको पता चल रहा है फर्स्ट वर्सेज लास्ट। फर्स्ट वर्सेज लास्ट सोल्व करना रेशियो के अंदर सबसे इजी टास्क होती है, कह सकते हैं आप। किस में काम आता है, परसेंटेज में काम आता है। रेशियो में अगर सवाल बनाना है तो सीधे सीधे बना सकता है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी कि ए ने बी को वस्तु 20% लाभ पर बेची, बी ने सी को 40% लाभ पर बेची, सी ने डी को 30% लॉस पर बेच दी, डी ने ई को बेच दी, ई ने एफ को, किसी को भी बेच दे। फिर कह देगा ए के लिए कीमत ये है, तो जो सबसे लास्ट है अपना उसके लिए कीमत क्या होगी। तो फर्स्ट वर्सेस लास्ट आपको वहां भी फाइंड करना पड़ता है। या फिर किसी सिटी की पॉपुलेशन है वो सक्सेसिवली इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो रही है, तो उस केस में भी आपको फर्स्ट वर्सेस लास्ट का रेशियो निकालना होता है। पिछले सेशन में मैंने ये बात एक्सप्लेन कर दी थी, यहां मेरे ख्याल से सीधे सीधे आप लिख सकते हो। क्या लिखना है भाई, फर्स्ट पार्ट 3 4। अब ये मत कहना कि सर रटवा रहे हैं, रटवा नहीं रहा हूं, पीछे इसका रीजन दिया था आपको। ए से बी, बी से सी का रेशियो 5:7 और सी से डी का, इसी फॉर्म में ये रेशियो चलते हैं आपके 8:9। फर्स्ट वर्सेस लास्ट मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट टू राइट में कुछ कट रहा है तो काट दो। 4 से काटा 2 बार, क्योंकि लास्ट में सोल्व होगा मल्टीप्लाई करके तो भी तो कॉमन आएगा लेफ्ट का राइट के साथ। 5 गुणा 10 अनुपात, ये रिजल्ट क्या हो गया अपना 21 लिखा जा सकता है। और पिछला सेशन देख लेना जो बच्चे मतलब आ जाए हैं,
और पुराने वाले सेशंस पे आप देख सकते हैं, हर चैप्टर में अगर आपने चाहे 3 साल भी क्यों ना पढ़ा हो, आपको हर चैप्टर में यूनिक चीजें मिलेंगी, क्योंकि ऑफलाइन में काम करते करते यही एक्सपेरिमेंट किए हैं कि बच्चा कहाँ, डाउट पूछते रहो बच्चों से तो वो तुरंत के तुरंत आपको बता देंगे कि टीचर को कहाँ सुधार करने की नीड है। तो इस टाइप की समस्याएं आपके सामने पैदा बहुत ही कम होंगी। रीजन ये है कि पहले से ही पता रहता है कि यहां पर जाके बच्चा कंफ्यूज होगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं, हर सेशन के अंदर 2 या 3 क्लासेस बेसिक की रखता हूं। अगर वो बच्चा बेसिक अच्छे तरीके से कर लेता है तो फिर उसका टाइम बचना स्टार्ट होता है। और जनरली बच्चे को जल्दबाजी इस बात की रहती है, वैसे वो चाहे कुछ ना करे, पूरे दिन के अंदर कुछ भी ना करे, वो चाहे वो एक बार के लिए भी बुक ना उठाए, लेकिन जैसे ही क्लास चलती है, 1 घंटे की भी क्लास नहीं होती है पूरी सी, उसमें क्या कहेगा, ये सवाल तो मेरे को आते हैं, ये वाले सवाल भी मेरे को आते हैं, ये तो आसान है, ये वो सुनता ही नहीं है टीचर की। उसने सवाल देखा, उसका सॉल्यूशन देखा कि हाँ, सवाल देखा कि मैं ये वाला कर लूंगा। अरे भाई, टीचर आपको ये नहीं सिखा रहा है। मुझे भी पता है, आज की जो क्लास थी, स्ट्रीम देखने वाले 90% बच्चों को ये सवाल तो सोल्व करने आते थे, लेकिन शायद ही कोई बच्चा हो जिसको इस तरीके से ये सवाल सोल्व करने आते हो। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप सोच रहे हैं मैं आपको सिर्फ नॉलेज डिलीवर कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको नॉलेज नहीं डिलीवर कर रहा हूं, मैं नॉलेज के साथ साथ टाइम को कैसे बचाया जाए, टाइम की यही डिमांड है। आपकी एग्जाम जो है उसमें आप बैठेंगे तो टाइम आपको बचाना ही पड़ेगा, उसके बिना अपना काम नहीं चल सकता। आपको हमारे ये सेशंस कैसे लगते हैं, एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें आप क्लास के बाद, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। आपके कोई सजेशंस हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वासु स्टडी IQ जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम का जो ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पर, वहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सेंड कर सकते हैं। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।